नमस्कार मित्रों, मैं नरसिंह चौधरी आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ हिंदी भाषा उद्भव विकास और स्वरूप को लेकर। क्या हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसका स्वरूप कैसा था, इसे हम इस पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। इसमें लिखा है कि हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है। भारत में उसका प्राचीनतम रूप क्या था? संस्कृत था। जिसे हम हिंदी कहते हैं उसका सबसे पुराना जो रूप था वो क्या था? संस्कृत था। ठीक है। संस्कृत का काल मोटे रूप से, और संस्कृत का काल यदि मोटे रूप से देखें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व था। मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व किसका काल था? संस्कृत का माना जाता है। और इस जो काल में, मतलब जो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, जो 1000 वर्ष का जो काल है, इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। और इस काल में संस्कृत को बोलचाल की भाषा के रूप में जाना जाता था। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप, और जो ये बोलचाल की जो भाषा थी उसका ही शिष्ट और जो स्टैंडर्ड जो रूप था वो संस्कृत वाग्मय में प्रयुक्त हुआ। संस्कृत भाषा के भी दो रूप मिलते हैं, और संस्कृत के भी कितने रूप मिलते हैं? दो रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं भाई? दो रूप मिलते हैं। संस्कृत के भी कितने रूप मिलते हैं? दो रूप। एक तो आपको देखना है भाषा वैदिक संस्कृत, और एक रूप में तो कौन सा? एक रूप में भाषा वैदिक संस्कृत में, जिसमें वैदिक वांग्मय की रचना हुई है। और दूसरी किस रूप में? दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है। पहली तो किस में होगी? वैदिक संस्कृत में। और इस वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई है? वैदिक वांग्मय की रचना हुई है। ठीक है। तो वैदिक संस्कृत के रूप में जान सकते हो। दूसरी है लौकिक या क्लासिकल संस्कृत, जिसके अंदर वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ जैसे महान रचनाकार थे, उनकी रचनाएं हैं। इस संस्कृत काल के अंत तक, ये जो संस्कृत काल था इसके अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक थी। और ये जो संस्कृत काल जो अपन 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व मान रहे हैं, इसके अंत तक एक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक थी। मतलब इसमें से ये दोनों में से एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी। अब ये तो मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक हो गई, लेकिन उनमें से कितनी क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो गई? 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो गई, जिन्हें पश्चिमोत्तर कह सकते हो, मध्य देशी कहोगे, और पूर्वी नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब ये संस्कृत का जो काल है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व आते आते इसकी जो भाषा थी, दो रूप मिलते थे ना। एक तो वैदिक संस्कृत मिलता था, दूसरा आपको लौकिक या क्लासिकल संस्कृत मिलता था। अब ये अंत तक आते आते तो एक हो गई, लेकिन इसमें से 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो गई। ठीक है। किंतु इसमें से 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, और जिसमें से एक तो थी पश्चिमोत्तर, दूसरी थी मध्य देशी, और तीसरा का नाम क्या था? पूर्वी। तो ये इस रूप में चल रही थी। ठीक है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा, जो संस्कृत कालीन जो बोलचाल की भाषा थी वो कैसे क्या थी देख लीजिए। बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद परिवर्तित काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। और जो बाद में बदल गई थी उसे किसकी संज्ञा दी भाई? कि ये कौन सी थी? पाली। तो पाली की संज्ञा दी गई। जो पाली का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, कहाँ तक था? पहली ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक था। किसका? पाली का। तो बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसके अंदर पाली का जो रूप मिलता है वो इस बोलचाल की भाषा का ही, मतलब ये जो संस्कृत की बोलचाल की भाषा थी ना,
तो बोलचाल की भाषा का ये शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कितनी हो गई? 4। और जो संस्कृत काल के अंदर क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कितनी थी? 3 थी। लेकिन पाली के जो अभी अपन 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आ रहे हैं, तब तक क्षेत्रीय बोलियाँ कितनी हो गई? 4 हो गई। कौन कौन सी देखो, पश्चिम उत्तर तो उसमें भी थी, इसमें भी हैं। मध्य देशी ये भी उसमें थी, इसमें भी हैं। पूर्वी उसमें भी थी, इसमें भी है। और ये नई कौन सी आ गई? दक्षिणी आ गई नई। ठीक है, तो पश्चिमी होगी, पश्चिमोत्तरी होगी, मध्य देशी होगी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते ये बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। मतलब पहले तो क्या संस्कृत की काल क्या था भाई? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी भाई ईसा पूर्व था। उसके बाद संस्कृत के बाद आ गई पाली। तो पाली में क्या था? 500 ईसा पूर्व से अपन 1 ईस्वी तक आ रहे थे। अब यहाँ पर जो प्राकृत नाम दिया जा रहा है, इस काल खंड को किससे अभिहित किया जाएगा? तो वो कौन सा काल था? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक तो प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी भाई। पाली में कितनी थी क्षेत्रीय बोलियां? 4 थी। संस्कृत के अंदर क्षेत्रीय बोलियां कितनी होगी लास्ट तक? 3 थी। और इसके अंदर कोई एक बोली थी नहीं, कई थी। जैसे मुख्य मुख्य रूप से आप देख सकते हो कौन कौन सी थी, मेन मेन। तो ये देख लीजिए आप कौन कौन सी थी। एक तो सौरसेनी थी, पेचासी है, ब्राह्मण है, महाराष्ट्री है, मागधी है, अर्ध मागधी हैं। ये मेन ये थी। कौन कौन सी? सौरसेनी, पेचासी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। मेन ये थी। वैसे तो कई थी, ऐसे नहीं कह सकते कि 4 थी, 3 थी, 7 थी, 8 थी, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मेन जो थी वो हमने आपको बताई है। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अब ये जो प्राकृत थी, इससे ही अलग अलग जो भी क्षेत्र थे उसमें अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। और अपभ्रंश जो भाषा है इसका जो काल है कहाँ से कहाँ तक है? 500 से 1000 तक, 500 से 1000 ईस्वी तक। आज के प्राप्त जो अपभ्रंश साहित्य में, आज का जो भी प्राप्त अपभ्रंश साहित्य जो भी हमें मिल रहा है, उसके अंदर मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी, जो पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा रूप मिलते हैं। और आज हम जो अपभ्रंश साहित्य में हमें जो भी साहित्य मिल रहा है वो कौन कौन सी भाषा के रूप में मिलते हैं? तो एक तो अपने पास पश्चिमी भाषा के रूप में मिल रहे हैं और एक आपको पूर्वी भाषा के रूप में मिल रहे हैं। किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूप। भाई अपभ्रंश में तो ये पश्चिमी और पूर्वी दो ही मिल रहे हैं, लेकिन जो प्राकृत हैं, प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9 आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में होगी। ठीक है, मतलब ये है कि अपभ्रंश में तो अपने को मुख्यतः कितनी मिलती है? एक तो पश्चिमी मिलती है और एक पूर्वी मिलती है। लेकिन बात करें यदि प्राकृत के मुख्य 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की कौन कौन सी भाषाएं हैं वो देख लीजिए। आज की 9 जैसे लहंदा है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये सब जो भी आज की 9 आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच, 6 और 10 के बीच, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 इनके बीच में कोई कितनी भी है इससे कम नहीं, मतलब 6 और 10 के बीच में ही है। 6 से तो कम नहीं, पक्की, इससे कम नहीं हो सकती। तो इसके अंदर भाई 6 और 10 के बीच में हो सकती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। अब इसे अपन ये अनुमान क्या लगा सकते हैं? इसे ये अनुमान लगा सकते हैं
कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ है। तो अपभ्रंश के जो भी सभी क्षेत्रीय रूप थे, क्या उसका साहित्य में प्रयोग हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि किसका हुआ है सिर्फ अपभ्रंश साहित्य में? केवल पश्चिमी और पूर्वी रूप का ही प्रयोग हुआ है। यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नामों से ही अभिहित करे तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अपन विभिन्न जो भी प्राकृत हैं उसे विकसित अपभ्रंशों को, जो भी विकसित अपभ्रंश हुई, वही सभी अपभ्रंश का तो हमें साहित्य मिलता नहीं है, इनसे जो भी विकसित हुई है किसी अन्य नाम के अभाव में, कोई दूसरे नाम के अभाव में प्राकृत नामों से अभिहित करें, मतलब कोई दूसरा नाम नहीं देकर उसे सिर्फ अपन प्राकृत नाम से ही जानेंगे, तो आधुनिक जो भी आर्य भाषाएं हैं आधुनिक जो भी आर्य भाषा, उनका जन्म अपभ्रंश के अलग अलग जो भी क्षेत्रीय रूप थे, क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार से आप मान सकते हैं। जैसे कि सौर श्रेणी से अपभ्रंश कौन सी थी? सौर श्रेणी। इससे जो आधुनिक भाषाएं या उपभाषाएं कौन कौन सी उत्पन्न हुई हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी अब सौर श्रेणी से निकली है। अपभ्रंश में कौन सी? सौर श्रेणी है। सौर श्रेणी से जो पश्चिमी हिंदी है ये किससे निकली है? सौर श्रेणी, अपभ्रंश की शाखा है ये सौर श्रेणी। पश्चिम हिंदी निकल गई, पश्चिम हिंदी के साथ राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये आपको ध्यान रखना है, इनको याद भी रखना है कि पश्चिमी हिंदी थी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ऐसे आपको याद रखना है। ये पूछ सकते हैं ऐसे कि सौर श्रेणी के अंतर्गत कौन सी आती है, या पश्चिम हिंदी का संबंध कौन सी अपभ्रंश से है, ऐसे पूछ सकते हैं। सौर श्रेणी अपभ्रंश से है या 85 अपभ्रंश से है, ब्राह्मण अपभ्रंश से, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी पश्चिमी हिंदी थी वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से संबंधित थी, या राजस्थानी थी तो वो भी अपनी सौर श्रेणी अपभ्रंश से संबंधित थी। अब यदि अपन बात करें 85 की, तो 85 के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? लहंदा है, पंजाबी है, ये सब 85 के अंदर आएगी। ब्राह्मण के अंदर कौन कौन सी हैं? तो ब्राह्मण में कौन सी होगी? सिंधी। तो ब्राह्मण के अंदर कौन सी है? सिंधी। ब्राह्मण में एक ही है, सिंधी। ठीक है। तो महाराष्ट्री में जो महाराष्ट्री जो अपभ्रंश हैं इसके अंदर कौन सी भाषा है? मराठी। ठीक है। तो महाराष्ट्री के अंदर कौन सी है? मराठी है। अब बात करें मागधी की, तो मागधी के अंदर कौन कौन सी है? मागधी में बिहारी हैं, बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो मागधी के अंदर कौन कौन सी है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। मागधी बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मतलब एक बिहारी है उसका बंगला उड़ गया है और सब लोग असमित हैं। तो मागधी, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। ठीक है। अर्ध मागधी, जो अर्ध मागधी वो पूर्वी हिंदी है। कौन सी है? अर्ध मागधी में कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। अर्ध मागधी के अंदर पूर्वी हिंदी है। ठीक है। तो अर्ध मागधी के अंदर पूर्वी हिंदी है। अब ये जो भी विवरण है इससे स्पष्ट होता ये है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के, हिंदी जो भाषा है, देखो पश्चिमी हो या फिर पूर्वी हिंदी हो, दोनों का ही जो उद्भव है कौन कौन किस किस से हो रहा भाई? पश्चिमी का तो हो जाएगा सौर श्रेणी से, और पूर्वी का अपन देख रहे हैं अर्धमागधी से। ठीक है। तो हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौर श्रेणी से और अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है, मतलब 3 रूपों से हो रहा है। एक तो सौर श्रेणी से अपभ्रंश के, अर्धमागधी से और मागधी से। तो हिंदी का जो भी उद्भव हो रहा है कौन कौन से अपभ्रंश से हो रहा है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से हो रहा है, मागधी से हो रहा है, अर्धमागधी से हो रहा है। अब देखिए हिंदी जो प्रदेश, उपभाषाएं और बोलियां, हिंदी प्रदेश कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन सी उपभाषाएं चल रही हैं, बोलियां चल रही हैं, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है भी हिंदी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो एचपी है,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब भी है, हरियाणा है, राजस्थान। देखो राजस्थान से सटा हुआ है हरियाणा, तो राजस्थान हरियाणा ये हो गए, और हरियाणा और पंजाब ये पास पास, एचपी भी पास में, ये मतलब ऊपर वाला क्षेत्र है। राजस्थान, दिल्ली भी है ये पास में, यूपी भी सटा हुआ है, उत्तरांचल जिसको छत्तीसगढ़, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड है, और ये एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो ये एमपी भी आ गया साथ में, मध्य प्रदेश, और ये झारखंड भी बिहार से अलग हो रखा था, तो झारखंड है, बिहार है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब ऊपर वाले इन सभी को हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं, और ये सभी जो हैं क्या हैं, हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को, एक तो अपने से सटे हुए जो भाग हैं वो उत्तरी साइड के अंदर, वो वाले सारे के सारे हिंदी भाषी प्रदेश हैं। इस पूरे क्षेत्र के अंदर हिंदी की, और ये जो भी पूरा क्षेत्र है इसके अंदर हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। और इन 5 उपभाषाओं के अंदर कितनी बोलियां हैं? 10 बोलियां। 5 तो उपभाषाएं होगी। अब ये भी पूछा हुआ सवाल है कि इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 हैं। ठीक है, और इसके अंदर बोलियां कितनी हैं? 10 हैं। ये भी ध्यान रखना है। अब देखो हिंदी के 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी देखो। तो ये हिंदी हो गई। उपभाषाएं कौन कौन सी? एक तो पश्चिमी हिंदी हो गई और पूर्वी हिंदी हो गई। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और एक अपनी राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ठीक है, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें तो ये बताइए कि ये जो पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश से है? तो ये शौरसेनी से थी, आपको याद हो तो। पूर्वी हिंदी किससे थी? आपको याद हो तो अर्धमागधी से। ठीक है, राजस्थानी ये भी किससे थी? पश्चिमी हिंदी के साथ में थी ना ये, तो ये अपने किसी शौरसेनी से थी। पहाड़ी भी, राजस्थानी पहाड़ी ये भी साथ में थी, तो ये भी किससे थी? अपने शौरसेनी से थी। और बिहारी किससे थी? ये मागधी से थी। तो एक तो मागधी से, मागधी अपभ्रंश, एक अर्धमागधी और एक अपने शौरसेनी अपभ्रंश। इन तीनों से ही अपनी जो हिंदी की उपभाषाएं निकल कर अपने सामने आती हैं। अब देखो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोली आ जाती है ये भी ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो चार्ट है ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दो इसको तो, क्योंकि हर एक चीज़ काम की है। जैसे ऐसे पूछ लेगा कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो खड़ी बोली या कौरवी भी कहते हैं इसको। ठीक है, देसी भाषा भी कहाँ ग्रेजुएशन इसको। तो खड़ी बोली या कौरवी पश्चिमी हिंदी के अंदर आती हैं। ब्रज भाषा है, हरियाणी है, ठीक है, बुंदेली, कन्नौजी, ये ऐसे पूछेंगे। पश्चिमी हिंदी में कौन सी सम्मिलित नहीं है, इसमें से 3 दे देंगे और 1 नहीं देंगे, तो वो आपको छांटना पड़ेगा। तो कौन कौन सी है? खड़ी बोली या कौरवी है। ठीक है, तो खड़ी बोली या कौरवी एक तो ये हो गई। दूसरी ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी के अंदर, हरियाणवी है, ठीक है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो ये 5 आपको ध्यान रखना। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी है? 5। कौन कौन सी? खड़ी बोली या कौरवी कह सकते हो, ब्रज भाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, अब देखो पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी है? ये तो कई, मतलब मैं आपको गिना नहीं सकता, इतनी बार ये सवाल पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी सम्मिलित हैं और कौन सी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 तो इसके अंदर है, चौथी कोई दूसरी डालनी है, सवाल बन जाएगा। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, याद रट लो भाई इसको। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 है ये। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी है? अवधी, भाई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, याद रख लो आराम से। और राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी, जो जिसे अपन क्या कहते हैं, मारवाड़ी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थानी जो अपना बाड़मेर, जोधपुर, ये वाला क्षेत्र, जैसलमेर, तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी होगी। पूर्वी राजस्थानी जो जयपुरी है, जयपुर के आसपास वाला एरिया, पूर्वी राजस्थान जयपुरी। उत्तरी जो राजस्थानी है इसको मेवाती कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी मेवाती, मतलब ये
सीकर वगैरह, झुंझुनू, इधर जो चूरू हैं, बीकानेर हैं, ये सब। वैसे बीकानेर वगैरह मारवाड़ में आ जाते हैं, लेकिन उत्तरी राजस्थान मेवात में तो ये आते हैं, अलवर हैं, ठीक है, मेवात क्षेत्र। दक्षिणी जो राजस्थानी है वो कौन सी हो जाएगी, मालवी, मालवा का पठार के आसपास वाला। पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी के अंदर दो है, एक तो पश्चिमी पहाड़ी और एक मध्यवर्ती पहाड़ी। पहाड़ी के अंदर कौन कौन सी है, एक तो पश्चिमी पहाड़ी और दूसरी कौन सी, मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती का एक अन्य नाम है कुमाऊनी गढ़वाली। तो कौन सी है, कुमाऊनी गढ़वाली, कुमाऊनी गढ़वाली, जिसको मध्यवर्ती पहाड़ी भी कह सकते हैं। बिहारी के अंदर कौन कौन सी है, ये भी ध्यान रखना, बिहारी में 3 दे रखा है, चौथा कोई दूसरा पूछ लेगा। तो भोजपुरी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, 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 भोजपुरी, मगही, मैथिली, सब बिहारी में आती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, सारी की सारी किसमें आती है, बिहारी में आती है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक सभी खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।